कर गरम ओट्स की कटोरी उठाकर अपने पास लाने को बोली। और जब रूही ने कटोरी मोनिका को पकड़ाई तो उसने जानबूझकर कटोरी अपने हाथ से छोड़ दी, जिससे कटोरी नीचे गिरी और गरम ओट्स के छींटों से रूही के पैर एकदम लाल हो गए। रूही दर्द से चीखी, मगर मोनिका को उसके दर्द का कोई एहसास नहीं था। आखिर होता भी क्यों, वो तो चाहती ही थी रूही को तबाह करना। उसने रूही को तुरंत कहा, रूही ये देखो तुमने क्या किया। अगर चिराग को पता चल गया ना तो वो पक्का तुम्हें आज डेजी के साथ सुला देगा। रूही डेजी का नाम सुनकर सहम गई। तभी मोनिका ने कहा, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं चिराग को इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। बस तुम एक काम करो, मेरे लिए एक दूसरी बाउल लेकर आओ। जाओ जाओ। रूही के पास कोई चारा नहीं था। उसका ये पागल होना उस वक्त ऐसी मजबूरी बन गया था जिसकी कोई हद नहीं। आखिर वो उसे बोलती भी तो क्या बोलती। रूही तुरंत दूसरी बाउल लेने टेबल के दूसरी ओर गई। मोनिका मन ही मन उसे ऐसे लाचार देखकर खुश हो रही थी। ये तो बस शुरुआत है रूही की बच्ची, अभी देखो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम खुद ही यहाँ से निकलती बनोगी। इस घर की मालकिन सिर्फ एक ही हो सकती है और वो सिर्फ मैं हूँ। इतने में रूही दूसरी भरी बाउल लेकर मोनिका के पास आ चुकी थी। उसने वापस बाउल मोनिका के आगे किया। मोनिका ने भी बाउल पकड़ने के लिए हाथ आगे किया, मगर इस बार भी उसका यही इरादा था कि वो उस बाउल को पकड़ेगी ही नहीं। मगर इससे पहले कि मोनिका बाउल पकड़ती, रूही को अचानक पीछे से कोई धक्का लगा और पूरा बाउल झटक कर मोनिका के सर पर गिर गया। मोनिका के बालों से ओट्स बह बह कर नीचे टपकने लगे। रूही ने पीछे घूमकर देखा तो नीलोफर दांतों तले अपने होठ दबाए हंस रही थी। उसने रूही का बदला ले लिया था। तुम होता कौन है रूही मैडम को ऑर्डर देने वाला? हाँ, वो बेचारी समझ नहीं सकती तो तुमको क्या लगा कि मैं तुमको उसका फायदा उठाने दूंगी? बिल्कुल नहीं। मोनिका गुस्से से चीखे जा रही थी। ये क्या किया तुमने पागल लड़की? तुम्हारे इस पागलपन के चक्कर में मेरी जान चली जाती अभी बेवकूफ। इतना हो हल्ला सुनकर चिराग वहीं पहुंच गया। उसने आते ही पूछा, इतना शोर क्यों मचा रही हो मोनिका? व्हाट हैपेंड? मोनिका ने रो रो कर अपनी सारी राम कहानी चिराग को सुना दी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आज तो तुम्हारी बीवी मेरी जान लेकर रहती चिराग। देखो इसने क्या हाल किया है मेरा। अगर मेरा चेहरा जल जाता तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। चिराग ने गुस्से में रूही से पूछा, रूही सच सच बताओ ये तुमने किया? रूही जानती थी कि ये नीलोफर के धक्का मारने की वजह से हुआ था, मगर वो ये बात अच्छे से समझ रही थी कि नीलोफर ने उसके प्यार में आकर मोनिका के साथ ये सब किया। इसीलिए रूही ने कहा, क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सच्ची। इतना कहते ही रूही जोर जोर से रोने लगी ताकि उससे कोई और आगे सवाल ना करे। लेकिन मोनिका कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो रूही से जूझने को तैयार थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, चिराग मैं बता रही हूँ जलती है ये मुझसे। जानबूझकर ये गरम खाना डाला है इसने मुझ पर ताकि मुझे कुछ हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। कोई पागल वागल नहीं है ये, बहुत चालाक है ये लड़की। मोनिका की ये बात सुनकर चिराग एक बार को सोच में पड़ गया था। देखा जाए तो बात तो मोनिका ठीक ही कर रही थी। रूही पागल तो वैसे भी है नहीं, और कल रात भी ये मोनिका को लेकर कुछ अजीब ही रिएक्शन दे रही थी जब मैंने इससे अपने कपड़े मांगे थे। कहीं सच में तो इसने ये जानबूझकर नहीं किया इसके साथ? नहीं नहीं, जिसके खुद के साथ इतनी जातिकी हुई हो वो दूसरों के साथ ये सब नहीं कर सकता। और वैसे भी मोनिका को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। चिराग अपने दिमाग में चल रहे इस उधेड़ बुन में लगा ही था कि तभी मोनिका को आवाज आई, चिराग तुम तब से ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो? कुछ बोलोगे नहीं इसे? चिराग ने टपाक से जवाब दिया, नहीं। चिराग का नहीं सुनकर मोनिका एकदम अवाक रह गई। उसका ये नहीं मोनिका के गालों पर एक जोरदार तमाचे की तरह पड़ा था, जिसकी गर्माहट उस गर्म खाने से कहीं ज्यादा थी। चिराग ने उसे तेज आवाज में कहा, जब ऑलरेडी इतने लोग हैं इस काम को करने के लिए तो तुम्हें रूही से बाउल मंगवाने की क्या जरूरत थी? तुम जानती हो ना कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, फिर ये बेवकूफी करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? मोनिका चिराग को देखती रह गई। वो जिस तरह से रूही की ढाल बनकर उसके आगे खड़ा हो गया था कि मोनिका की नुकीली बातें भी उस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। चिराग ने आगे कहा, आज के बाद तुम रूही को कोई काम नहीं कहोगी। तुम्हें जो भी चाहिए होगा या तो हाउस हेल्प को कहोगी या खुद करोगी। चिराग ने नीलोफर को कहा कि वो रूही को अपने कमरे में ले जाए। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर को भी बुलाया गया, जिसने कहा कि मोनिका के घाव कोई इतने गहरे नहीं है, बल्कि हल्की फुल्की सी जलन है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। उधर रूही ने अपने कमरे में जाकर नाश्ता खत्म किया और वापस आईपैड पर कार्टून देखने बैठ गई। वो फुल वॉल्यूम में कार्टून देख रही थी कि तभी चिराग भी कमरे में आ गया। रूही बिस्तर पर बैठी थी तो चिराग वहीं रूम में रखे सोफे पर बैठ गया। अचानक से रूही ने कहा, शेम शेम, तुम्हारी तो चेन खुली हुई है। रूही की ये कहते ही चिराग ने अपने हाथों से छूकर अपनी पैंट देखी तो उसका चेन बंद किया। उसने रूही को कहा, झूठ बोलना बुरी बात है, ये सिखाया नहीं किसी ने तुम्हें? हाँ? चिराग को लग रहा था कि रूही उसके साथ मस्ती कर रही है, मगर रूही तो उसे टेस्ट कर रही थी। चेन की बात करके वो चिराग का पहला रिएक्शन देखना चाहती थी। उसने मन में सोचा, अगर ये देख सकता तो पहले अपनी आंखें नीचे करता, ना ही हाथ से टटोल कर देखता कि उसकी चेन खुली है या नहीं। कितनी बार इसे आजमा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये देख भी सकता है। जांचने को तो उसने जांच लिया था, पर बाद में उसे अंदर ही अंदर बुरा भी लग रहा था। अगला दिन निकला
और खबर के अनुसार अहुजास के शेयर प्राइस आसमान की ऊंचाइयां छू रहे थे। अब क्योंकि ये बात पूरे शहर को पता थी तो रोमा ने भी न्यूज वगैरह से सुन ही लिया था। शेयर्स के बढ़ते दाम ने माथुर्स के वहां रोमा के कान खड़े कर दिए थे। उसने तुरंत तमन्ना को काम पे लगाते हुए कहा, तमन्ना, इस वक्त अहुजास के दोनों हाथ घी में हैं। अभी नमन का पीछा बिल्कुल मत छोड़ना, उसके साथ रहो और नजर गड़ाए रखो उस पर। रोमा ये नहीं जानती थी कि अहुजास के शेयर्स इतने महंगे हो गए थे कि नमन खुद भी नहीं खरीद पाया था। नमन शेयर्स खरीद तो नहीं पाया, लेकिन सोचा कि क्योंकि शेयर्स अभी महंगे हैं तो अपने शेयर्स को बेचकर पैसे इकट्ठे कर ले। मगर उसके साथ ही खड़े एक आदमी ने कहा, नमन सर, अभी आप शेयर्स ना ही बेचे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके दाम तो अभी बढ़ते घटते ही रहेंगे। 1-2 दिन और रुक जाइए। इधर कल के तमाशे के बाद मोनिका का मिजाज थोड़ा ठंडा था। वो पहले की तरह इतना इतरा नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो हर दिन बिल्कुल नियम से बाजार जाती थी और शाम को घर आती थी। हालांकि मोनिका को तो लग रहा था कि वो सबको धोखा देने में कामयाब हो रही है, लेकिन चिराग उसके ये सारे पैंतरे समझ रहा था। वो जानता था कि मोनिका नमन की खबरी है और वो एक एक बात उस तक पहुंचाती है। चिराग चाहता तो उसे कब का रोक देता, लेकिन अब खुद चिराग भी उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए उसने मोनिका से कुछ नहीं कहा। एक तरफ जहां नमन अहुजास के घर में एक गर्मा गर्म टॉपिक था, वहीं माथुर्स के घर भी नमन का डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ था। तमन्ना ने अपनी माँ रोमा से कहा, माँ, नमन हर कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहा है, हम भी क्यों नहीं खरीदते? ये सब तुम्हारे पापा ही डिसाइड करते हैं, लेकिन अचानक से अहुजास के शेयर्स इतने महंगे कैसे हो गए? रोमा ने तमन्ना से पूछा। तमन्ना ने जवाब देते हुए कहा, मैंने सुना है कोई कंपनी है जिसने अहुजास इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट किया है, बस तब से ही उसका गुडविल काम कर रहा है और उनके शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं। तमन्ना ने ये कहते हुए फिर आगे जिद करते हुए कहा, अच्छा बताओ ना मॉम, हम भी लगाते हैं ना पैसे। तुम्हें लगता है हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? और वैसे भी शेयर मार्केट में बहुत रिस्क होता है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा के चक्कर में जो है उससे भी हाथ धो बैठे। हाँ मॉम, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैंने पूरा रिसर्च कर लिया है, सब सही है। मुझे सच में लगता है कि हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, हम भी प्रॉफिट में रहेंगे। रोमा चाय की एक चुस्की लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है बेटा, अगर तुम इतनी ही कॉन्फिडेंट हो तो मैं बात करती हूँ तुम्हारी मंजू मौसी से, वो हमारी हेल्प कर देंगी। मंजू रोमा की ही बहन थी जो एक अमीर बिजनेसमैन से ब्याही हुई थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था सोनिया। सोनिया का नाम लेते ही तमन्ना का मुंह जहर जैसा हो गया था। वो सोनिया को कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अक्सर ही अपने महंगे कपड़े और ज्वेलरी तमन्ना के सामने फ्लॉन्ट करती रहती थी और तमन्ना को छोटा महसूस करवाती रहती थी। रोमा पैसों के मामले में कोई देरी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने उतावलेपन में तुरंत ही अपनी बहन मंजू को कॉल लगाया और उससे पैसों की बात कर ली और साथ ही ये भी कह दिया कि मंजू तू टेंशन मत ले, अभी जितना पैसा लगा रहे हैं उससे दुगना तिगुना वापस आने वाला है। तुम्हें कैसे पता दीदी? मंजू ने पूछा। तमन्ना बता रही थी, उसकी अच्छी बातचीत है ना सुखदेव जी के बड़े पोते नमन से, वही कह रहा था कि शेयर्स के दाम अगले 2-3 दिन में काफी बढ़ने वाले हैं, इसीलिए तो मैंने सोचा कि जब सामने से लक्ष्मी जी खड़ी हैं तो तिजोरी पर ताला क्यों मारना। मैं तो कहती हूँ मंजू तू भी लगा दे। हाँ, अब अगर तुम इतना जोर देकर कह रही हो तो सोचूंगी। रोमा ने आगे कहा, अच्छा मंजू सुन, शाम को घर आ जाना, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं, ठीक है? हाँ दीदी ठीक है, शाम को आती हूँ। ये कहकर मंजू ने फोन रख दिया। फोन के कटते ही तमन्ना रोमा पर बुरी तरह भड़क गई। मम्मा, आपको बस पैसे मांगने थे मौसी से, उन्हें ये नहीं बताना था कि शेयर्स के दाम बढ़ने वाले हैं। उनके पास वैसे ही कम पैसे हैं जो आपने उन्हें और ये बता दिया। यू आर टू मच माँ, आपसे पेट में कोई बात पचती क्यों नहीं है? तमन्ना किसी गैर को थोड़ी ना बताया है जो इतना भड़क रही हो, मौसी है वो तुम्हारी, और ये मत भूलो कि अभी वो ही हमें पैसे दे रही हैं। वहीं शाम हुई, मंजू अपनी बेटी सोनिया के साथ रोमा से मिलने गरेवाल मेंशन पहुंची। उन दोनों को देखकर ही लग रहा था कि उनका ताल्लुक अमीर खानदानों से है। मंजू कहने को तो सोनिया की माँ थी, मगर उसने अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ था, जब सोनिया के साथ खड़ी होती थी तो उसकी बड़ी बहन लगती थी। दरअसल वो कहते हैं ना कि पैसा हो तो छछुंदर की पूंछ भी मोर पंख जैसी लगती है। बस मंजू के साथ भी यही हाल था। दोनों बहनों ने बैठकर दुनिया जहाँ की बातें की, जिसमें दूसरों की चुगलियों की मात्रा बाकी बातों से कहीं ज्यादा थी। जब दोनों का पेट भर गया तो बात उठी पैसों की। मंजू ने कहा, अरे दीदी तुम शेयर्स खरीदने की बात कर रही थी, बताओ ना कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 15 लाख। रोमा ने अपना मुंह खोला। इतनी बड़ी रकम देने के नाम पर तो मंजू के मोर पंख से नीला रंग छूटने लगा। उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा कितना मांगेंगे, 1-2 लाख, मगर यहाँ तो रोमा ने बड़ा मुंह खोल दिया था। मंजू ने भी कह दिया, देखो दीदी 15 लाख कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, लेकिन कल तक का वक्त दो, तुम्हें ट्रांसफर करवा दूंगी, मगर हाँ उससे पहले एक और बात क्लियर कर देती हूँ। क्या मंजू? मंजू ने रोमा की आंखों में देखकर बड़ी स्थिरता से कहा, इंटरेस्ट लगेगा।
ये सुन रोमा और तमन्ना उसे अवाक होकर देखते रह गए। क्या रोमा इंटरेस्ट की बात सुनकर मंजू से पैसे लेगी? क्या मोनिका लेगी रूही से अपनी बेइज्जती का बदला? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क सिर्फ पॉकेट FM पर।